जय हिंद सभी को। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता हो तो ये क्लास रिकॉर्डेड है और हम इसमें जो है आपकी कंटिन्यूटी में सारी क्लास चला रहे हैं। एक एक चीज़ को अपन बेहतर तरीके से पढ़ते हुए, देखते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हमने जहाँ लास्ट बात करी थी अपन वहीं से उन सवालों को आगे लेंगे। चलिए, अगर मैं बीच में क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ तो मान लो कि भाई मैं भूल चुका हूँ कि आपके कौन सा लास्ट हुआ था। फिलहाल के लिए अपन यहीं पे आ जाते हैं। चलिए, अजंता अरावली की मुख्य भाग किस राज्य में है? अरावली कौन सा त्यौहार? प्रकाश का त्यौहार। तो मेरे ख्याल से इतना तो अपन पढ़ ही चुके होंगे, 3-4 क्लासें हुई है। तो चलिए बात करें यदि, तो यहाँ पर ये देखना सवाल है आपके, अजंता की गुफाएं जो है, ये जो अजंता की गुफाएं हैं आपके, ये किस प्रकार से जुड़ी हुई है? तो अजंता की गुफाएं आपको बताओ, अजंता एलोरा महाराष्ट्र के अंदर पड़ने वाली गुफाओं के नाम है और ये अपनी चित्रकारी के लिए ज़्यादा फेमस है। किसके लिए फेमस है? ज़्यादा चित्रकारी के लिए। इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कितनी गुफाएं हैं? 29। और जिसमें से गुफा नंबर 16 और 17 आपको याद रखनी है, क्योंकि गुफा नंबर 16 जो है इसमें मरणासन राजकुमारी यानी डाइंग प्रिंसेस, मरणासन राजकुमारी, या फिर मैं बात करूं यदि तो इसी में डाइंग प्रिंसेस, मरणासन राजकुमारी या डाइंग प्रिंसेस, और इसका जो है चित्र मिलता है। और गुफा नंबर 17 में जो है 2 चित्र मिलते हैं। कौन सा? एक तो महाविनिष्मीकरण, महाविनिष्मीकरण, विनिष्मीकरण, एक तो महाविनिष्मीकरण का चित्र मिल रहा है आपकी। किसका चित्र मिल रहा है? महाविनिष्मीकरण का चित्र मिल रहा है। और महाविनिष्मीकरण है क्या आपके? बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्मीकरण कहलाती है। और वहीं बात करें यदि तो इसी गुफा नंबर 17 के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को? तो महापरिनिर्वाण। क्या देखने को मिलता है? महापरिनिर्वाण। और ये महापरिनिर्वाण अगर आपसे पूछ ले क्या है? महापरिनिर्वाण अगर आपसे पूछ ले महापरिनिर्वाण क्या है, तो महापरिनिर्वाण जो है आपकी मोक्ष प्राप्ति की एक घटना है। कौन सी घटना है? मोक्ष प्राप्ति की एक घटना है। इसका चित्र भी अपने को कहाँ देखने को मिलता है? तो गुफा नंबर 17 में देखने को मिलता है। गुप्त काल में भी कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ था। किस काल में? तो गुप्त काल में भी इसका कई सारा निर्माण हुआ है। अब बात जब गुप्त काल की आई गई है तो गुप्त काल में प्रमुख प्रमुख राजाओं का उल्लेख अपन कर देते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो पहला ही पहला आता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। और ये चंद्रगुप्त प्रथम क्या है आपके? वास्तविक संस्थापक है। कैसा संस्थापक है? वास्तविक संस्थापक है। यहां ध्यान देना, मैंने एक शब्द काम में लिया है, वास्तविक संस्थापक, संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर है। जबकि अगर आपसे पूछ ले गुप्त काल में गुप्तों का जो है फाउंडर कौन था, फाउंडर कौन था, तो यहां फाउंडर कौन हो जाएगा आपकी? श्रीगुप्त। फाउंडर कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त। इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट देखिएगा अगली चीज, और अगली चीज में आएगा आपके कि इसने टाइटल कौन सा लिया। ये जो चंद्रगुप्त है, इस चंद्रगुप्त प्रथम ने टाइटल कौन सा लिया है, उपाधि कौन सी ली है? तो यहाँ उपाधि का नाम देखिएगा और उपाधि हो जाएगी आपकी चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि, और उपाधि का नाम लिखिएगा यहाँ पर आपकी महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। अगर आपसे पूछ ले महाराजा धीराज की उपाधि किसके द्वारा ली गई, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ली गई। इसके बाद में बात करें यदि तो अगला आता है समुद्रगुप्त। क्या आता है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने कौन कौन से टाइटल लिए थे? तो याद रखना, इसने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। क्या कहा है? लिच्छवी दोहित्र, कि भाई मैं क्या हूं, तो मैं लिच्छवियों का दोहिता हूं। तो इन्होंने एक टाइटल लिया लिच्छवी दोहित्र का। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो अगला टाइटल आता है आप लोगों के लिए, समुद्रगुप्त नहीं, धरणीबंध, धरणीबंध। धरणीबंध का टाइटल अगर आपसे पूछ ले किस व्यक्ति के द्वारा लिया गया, तो यह नाम किसका आ जाएगा? समुद्रगुप्त का। इसके बाद में इसका बेटा राजा बनता है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड कौन से टाइटल लेता है? तो एक टाइटल था इसके पास में परम भागवत, परम भागवत। और एक इसका टाइटल कौन सा था आपकी? तो एक टाइटल आ जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में ही, वो आ जाता है आपकी, एक तो परम भागवत हो गया, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइटल हो गया, और एक हो जाएगा शकारी, क्योंकि इसने सभी शकों का क्या किया था? अंत। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में इसका बेटा राजा बनता है जिसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। आपको याद आ रहा हो तो इसी व्यक्ति ने जो है आपकी किसका निर्माण कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय का। और इसने एक टाइटल लिया था शक्रादित्य, शक्रादित्य। क्लियर यहां तक? अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में और एक चीज ध्यान रखना, इसी व्यक्ति ने विक्रमादित्य का उपाधि भी ली थी, और सबसे फेमस विक्रमादित्य यही था। कौन सा टाइटल लिया है? तो विक्रमादित्य की उपाधि ली है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप लोगों की स्पष्ट होगी। तो बड़े आगे इससे
हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो ध्यान देना, भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी बने थे, होम मिनिस्टर। पहले जो है भारत के गृह मंत्री अगर आपसे पूछा जाए कौन बने थे, तो यहाँ नाम किसका आ जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इतनी बात स्पष्ट हुई। इसी के बाद में बात करें यदि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने आपको पता हो तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बना दी थी इन्होंने, पट्टाभी सीतारामैया और इनके मध्य विवाद होने पर। भगत सिंह जी को क्या कहते हैं? तो भगत सिंह जी को कहते हैं शहीद आजम। भगत सिंह जी को क्या कहते हैं? शहीद आजम, शहीद आजम। और शहीद आजम के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो भगत सिंह जी को। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो आपको अच्छे से डेट पता होगी, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। भगत सिंह जी ने 2 संघ स्थापित किए थे, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, और एक था आपके कौन सा? तो एक इनके द्वारा स्थापित किया गया लाहौर छात्र संघ। कौन सा? लाहौर छात्र संघ, लाहौर छात्र संघ। ये 2 इन्होंने स्थापित किए। अच्छा, इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो और इनकी एक पुस्तक थी, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, क्यों हूं, ठीक है, ये इनकी बुक आती है। अच्छा, यही एक बार ध्यान देना, जैसे 2-3 नाम है, जैसे अगर आपसे पूछ ले दीन बंधु किसे कहते हैं? दीन बंधु, तो दीन बंधु के लिए नाम आता है CF एंड हुज का, CF एंड हुज, CF एंड हुज। इसके बाद में आता है देश बंधु, देश बंधु। और देश बंधु के लिए कौन सा टाइटल काम में लिया जाता है? तो चित्तरंजन दास के लिए देश बंधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? चित्तरंजन दास। यही ध्यान देना, देश बंधु पूछ ले तो नाम क्या आ जाएगा? चित्तरंजन दास। देश बंधु अगर आपसे पूछ ले तो यहां नाम किसका आ जाएगा? चित्तरंजन दास का। क्या यहां तक की बात स्पष्ट हुई आप सभी के? क्लियर है? चलो, इसी के बाद में समझना, नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और ये भारत के पहले क्या बने थे? आपके प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर। यहां तक की बात स्पष्ट हुई आप सभी के? चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला देखिएगा, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और अंडमान सी। फटाफट से बताइएगा कि क्या पूछ रहा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में जब तक आप इस सवाल का जवाब दो, हम आसपास की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? समझना क्यों हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किए जा रहे हैं, तो इसका एक ही रीजन है, वो ये है कि भाई अपन ज़्यादा से ज़्यादा जो है सवाल की थ्योरी, अब ये ऑफ रिकॉर्डेड क्लास है तो इसकी वजह से मैं आपके आंसर नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि अगर मान लो मैं छुट्टी में दौरान यूट्यूब खोलूँ तो कम से कम आप लोग मुझे पढ़ते हुए तो मिलो, ना कि आपस में चर्चा करते हुए। लक्षद्वीप की अगर बात की जाती है तो लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। कैसा आइलैंड है? कोरल आइलैंड है। पहली चीज तो यही हो गई। दूसरी चीज लक्षद्वीप के बारे में, पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद में बात करें लक्षद्वीप के बारे में तो एक चीज ध्यान रखना कि यहां जो है केरल के सैफी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। सैफी कम्युनिटी जो है, सैफी मुस्लिम जो है, इनकी संख्या यहां पर क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में एक चीज ध्यान रखना, और वो क्या आती है आप लोगों के लिए? एक तो सैफी समुदाय के लोग ज्यादा हैं, पॉपुलेशन, एरिया वाइज सबसे छोटा, सैफी कम्युनिटी जहां ज्यादा है। फिर यहाँ कुछ चैनल है वो पता होने चाहिए, जैसे 8 डिग्री चैनल है, तो 1 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव प्लस मिनिकॉय के बीच में। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो 9 डिग्री किस किस के बीच में है? तो मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में, मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में, मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में। और 11 डिग्री अगर मैं आपसे पूछूं किस किस के बीच में है, तो यहां पर कावारत्ती और अमन देवी के मध्य है,
कावारती और अमन दीवी के मध्य है, अमन दीवी। यहां तक कि मेरे ख्याल से आपकी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। क्या यहां तक की बात स्पष्ट है आप सभी की? चलिए अब ध्यान देना, ये जो लक्षद्वीप हैं आपके, ठीक है, ये जो लक्षद्वीप हैं आपके, इसी में समझना, ये लक्षद्वीप कौन से सागर का हिस्सा हो जाएगा? अरब सागर का हिस्सा हो जाएगा। कौन से सागर का? अरब सागर का हिस्सा हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर है तो इंडियन ओशियन का ही पार्ट है ना? बिल्कुल इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। अरब सागर भी इंडियन ओशियन का पार्ट है, अरब सागर भी इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल भी अरब सागर का ही पार्ट है। यहां आ जाता है अरेबियन सी, और इस तरफ क्या आ जाता है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बात करें यदि अरेबियन सी की, तो यहां क्या पड़ता है आपकी? यहां पड़ता है आपकी लक्षद्वीप, और यहां क्या पड़ता है आपकी? अंडमान और निकोबार। और ये दोनों पार्ट किसका है? तो दोनों पार्ट इंडियन ओशियन का ही है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा? मोस्ट सुटेबल आंसर जो है, यानी सबसे प्रामाणिक जवाब क्या होगा? तो सबसे प्रामाणिक जवाब होगा कि भाई इसमें जो है आपके अरेबियन सी के अंदर ये चीज है। किसके अंदर ये चीज है? अरेबियन सी के अंदर ये चीज है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई अच्छे से? बढ़े आगे? चलो अब इसी में एक चीज समझना, अंडमान सी, तो ये अंडमान निकोबार के आसपास वाला हो गया। तो ये यहां तक का मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो फटाफट ले लो, मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज अगर इसमें साथ में ऐड ऑन करो तो वो ये कर लो कि यहां पर जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता दर, वो सर्वाधिक है। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो है यूटी में, तो वो किस में है? लक्षद्वीप के अंदर है। किस में? आपके लक्षद्वीप के अंदर है। बढ़े आगे? चलिए अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? यानी अनटचेबिलिटी जो है, क्या है आपकी? अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता जो है, इसको कौन सा अनुच्छेद समाप्त करता है? तो यहां ध्यान देना, अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता इसको समाप्त करता है अनुच्छेद 11। कौन सा? सॉरी अनुच्छेद 17, 11 नाम बोल रहा हूं, अनुच्छेद 17। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत विरोध करता है, या फिर मैं बात करूं इसको समाप्त करता है। ये किसके अंडर आता है? तो आपको अच्छे से पता होगा, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और ये जो समानता का अधिकार है आपकी, ये जो समानता का अधिकार है आपकी, ये कहां से कहां तक में मेंशन है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकारों के बारे में अपने को थोड़ी सी डिटेल दो, मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों के बारे में समझना, मौलिक अधिकारों के बारे में समझना कि इनका उल्लेख जो है, पहली बात तो भारत में जनक, तो कई बार इनमें भारत में जनक किसे कह देते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह देते हैं। लेकिन हमने प्रावधान कहां से लिया कि मौलिक अधिकार होंगे? तो प्रावधान लिया हमने अमेरिका से। कहां से लिया? अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका ने ही विश्व में ये पहला देश है जिसने, प्रथम देश जिसने विधिवत रूप से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। प्रथम देश जिसने विधिवत रूप से अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट, यानी या मैं यूं कहूं मौलिक अधिकार दिए थे। क्लियर है? इसलिए हमने अमेरिका से उठा लिए। इनका भारतीय संविधान में उल्लेख कहां पर है? तो इसका उल्लेख है भाग 3 में, भाग 3 में।
और कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा आपके 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 कहां से लिया, क्यों लिया, और ध्यान देना अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी व्यक्ति ने आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया है, व्यक्ति मतलब यहां राज्य शब्द काम में लिया जाएगा, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा ये। मौलिक अधिकारों के हनन पर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, और आप हाई कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226 के तहत। ऐसे मौलिक अधिकार जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं वो भी पता होने चाहिए। तो लिखिएगा अनुच्छेद 20 गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण। 20 क्या कहता है? गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण या अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह है सही। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सिद्धि के संबंध में संरक्षण अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक तो अनुच्छेद 20, और बात करें यदि तो एक आता है अनुच्छेद 21। एक क्या आता है? अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ टू लिबर्टी, सॉरी राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी। ये दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, निलंबित नहीं होते। ऐसे मौलिक अधिकार जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे वो है 20 और 21। लेकिन यही ध्यान रखना आपातकाल में मौलिक अधिकार सारे खत्म हो जाएंगे। ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो जर्मनी से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, अधिकारों का निलंबन, ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो ये निलंबन का जो ये प्रावधान है ये हमने लिया है आपके जर्मनी के बीमर संविधान से। कहां से लिया है? जर्मनी के बीमर या वाइमर संविधान से। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा साइड में हूं, हर एक चीज को अच्छे से समझ लो। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कलरी पैतु, ये वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं अपन। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? चलिए फटाफट से जवाब दीजिएगा।
वेरी गुड। यहाँ पर कौन हो जाएंगे? रामानंद जी। और रामानंद जी यही जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लेकर आए थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाए, दक्षिण से उत्तर में लाए। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला देखो, बिहार का शोक। मेरे ख्याल से ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि बार बार इस पे समय वेस्ट किया जाए, ये अपन पढ़ चुके हैं। इससे पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, उत्कर्ष के द्वारा इंडियन आर्मी का एक आपके बैच जो है वो ऑफलाइन बैच जो है ये 25 नवंबर 2024 से शुरू किया जा रहा है उत्कर्ष के ऑफलाइन सेंटर पे। जहां मैं बात करूं तो ये स्थान मंगल टावर रातानाडा जोधपुर में रहने वाला है, जहां आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 9773366869 पे आप कॉल करके जो है पता कर सकते हैं। इस बैच के रिगार्डिंग आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और एनए के ये जो बैच हैं आपके शुरू हो रहे हैं। आप में से कोई भी इनमें से किसी एक चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहा हो या जिसको एक तरीके से फाउंडेशन तरीके से भी तैयारी करनी हो, तो उत्कर्ष के साथ जुड़ के वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। बैच की टाइमिंग का जरूर से ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान जरूर रखिएगा कि ये बैच कब से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो एयरफोर्स जो है, स्काई फाइटर एयरफोर्स 2026 के लिए जो न्यू ऑफलाइन बैच है आपके, ये 25 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, जिसमें एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और एक्स वाई बोथ कॉम्बो बैच जो है ये आपके संचालित हो रहे हैं। कहाँ से? तो ये भी ऑफलाइन सेंटर है मंगल टावर रातानाडा जोधपुर में। और वहीं अगर मैं आपसे और बात करूं तो उत्कर्ष की जो दिवाली सेल है आपके, ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसके तहत आपको जो है 90% का डिस्काउंट है ऑनलाइन कोर्सेज के साथ में। आपको ऑफलाइन ये जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है उसके साथ साथ रिकॉर्डेड बैच जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। इसी में यह ध्यान देना, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप जो है इसकी प्राइस आपकी 2200 रुपये, एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो प्राइस है आपकी 1800, और कोई जो एक्स वाई बोथ कॉम्बो की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके आपकी फीस कितनी रखी गई है? तो उसकी आपकी फीस रखी गई है 2700 रुपये। ठीक है, इसी के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो योद्धा बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है आपकी ये, जिसमें एयर आर्मी टेक्निकल जो है, आर्मी का जो है आपके, इसमें 1700 रुपये आपके ऑफर प्राइस है। और वहीं आर्मी एनए की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी 1700 रुपये प्राइस है। आर्मी जीडी की यदि मैं बात करूं तो इसकी प्राइस आपकी कितनी रखी गई है? 1000। आर्मी क्लर्क की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपकी फीस कितनी रखी गई है? 1300 रुपये। जो कोई भी, जैसे कि सर मैं ऑफलाइन नहीं आ सकता, तो आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी जो है वो आराम से ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे कर सकते हो। चलिए, इसके बाद एनडीए बैच की जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन उससे पहले अपन 2 सवाल कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद में अपन इससे आगे के सवालों को देखेंगे। चलिए, हर एक के अंदर अपन जो है बिहार का शोक अपन पढ़ चुके हैं। वैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं, इस पे अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, पहली बात तो ये होती है कि राज्यसभा क्या होती है सर? पहली बात तो यही होती है कि सर ये राज्यसभा क्या होती है? तो राज्यसभा जो है ये भारत का उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन कहलाता है। इसी को स्थायी सदन भी कहते हैं। परमानेंट हाउस है क्योंकि इसका कार्यकाल इसका जो है कार्यकाल से पूर्व इसको भंग नहीं किया जा सकता है। फिर इसे वृद्धों का सदन भी कहते हैं, वृद्धों का सदन। थोड़ा सा ओल्ड एज टाइप के लोग इसमें ज़्यादा रहते हैं बेसिकली, ऐसा जनरली नहीं लेकिन ऐसे कहने को कहते हैं। इसे राज्यों का सदन कहते हैं क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यसभा। राज्यों का सदन कहते हैं इसे। अगर आपको राज्यसभा में मेंबरशिप लेनी है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, या मैं बात करूं राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति, वैसे अध्यक्ष को यहाँ सभापति कह देते हैं, पदेन इसका जो सभापति होता है, और इसका पदेन सभापति क्या कहलाता है? इसका पदेन सभापति कहलाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। और ये जो उपराष्ट्रपति होता है इसकी आयु कितनी होती है? तो यही एक चीज है, यही एक पेज है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है, न्यूनतम आयु वो चाहिए 35 वर्ष। अब यहां ध्यान देना, आप कहोगे सर क्या वो 35 वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए? 30 में तो वो उपराष्ट्रपति बन ही नहीं सकता, तो क्या फिर ये पदेन सभापति बन पाएगा? तो मैं कहूंगा नहीं।
कहने का मतलब क्या है कि ये जो पदेन सभापति है उपराष्ट्रपति बने बिना नहीं बन पाएगा, उपराष्ट्रपति बनना पड़ेगा, और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु है, इसलिए इसका मतलब है कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जरूर होता है। तो ध्यान देना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर है यहां तक की बात? तो यहां पर नाम किसका आ जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के उपराष्ट्रपति। एक चीज और ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और इनके जो है शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। तो आप इसमें क्या कहोगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। क्लियर है यहां तक की बात? ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से इसे लिखिएगा, बढ़ते हैं आगे। फिर अपन स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, मेरे ख्याल से मैं आ रहा हूँ इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ग्रेट बाथ किस सिंधु घाटी स्थल पर पाया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। चलो एक बार मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप आंसर दे रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं यहां पर। चलिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, ग्रेट बाथ किस सिंधु स्थल पर पाया गया है? तो ग्रेट बाथ जो है आपकी, ये कहां पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में। कहां पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में। ये जो मोहनजोदाड़ो है, यहां से और भी कई सारी चीजें मिली हैं, इसके बारे में भी अपने को ज्ञान होना चाहिए। पहली चीज तो इसकी खोज कब हुई? तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने क्या करी थी? इसकी खोज। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो किस नदी के किनारे है? तो नदी कौन सी हो जाएगी? सिंधु। और ये वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में कहां हो जाएगी? पाकिस्तान। वर्तमान में कहां हो जाएगी? पाकिस्तान। अब यहीं अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो अगली चीज आती है आप लोगों के लिए, वो आती है कि भाई नेक्स्ट, एक तो ये तीनों चीजें हो गई आप लोगों के लिए। अगली चीज है यहां से मिला क्या? एक तो मंगोलियन पुजारी की मूर्ति मिली है, मंगोलियन पुजारी की मूर्ति मिली है। पहली चीज तो यही है कि किसकी मूर्ति मिली है? मंगोलियन पुजारी की। दूसरा, यहां से कांसे की नृत्यरथ प्रतिमा प्राप्त हुई है, कांसे की नृत्यरथ प्रतिमा प्राप्त हुई है, नृत्यरथ प्रतिमा। और आपसे पूछ ले कांसे की नृत्यरथ प्रतिमा कब प्राप्त हुई है? तो ये यहीं से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अगली चीज आती है आप लोगों के लिए, और वो आती है कि भाई यहां से और क्या मिला है? तो वेरी गुड,
यहाँ से जो है आपके और क्या मिला है, तो ध्यान देना यहाँ से आपकी जो है ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार। और यहीं से आपके और क्या मिला है, तो पशुपतिनाथ की मुद्रा मिली है, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मुद्रा मिली है। वो भी कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। क्लियर है यहां तक? चलिए एक लास्ट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन, उत्कर्ष के जो फाउंडेशन बैच हैं, एनडीए टारगेट और एनडीए फाउंडेशन, बात करें यदि एनडीए टारगेट बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जो है आपकी, इसकी ऑफर प्राइस अभी जो है वो कितनी रखी गई है आपकी, 3000। ध्यान देना कब से कब तक, तो ये है आपकी 24 से लेकर 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। और वहीं रिकॉर्डेड की अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस कितनी रखी गई है आपके, 2500 रुपये। कितनी रखी गई है, 2500। और इसी के अलावा अगर मैं बात करूं कोई फाउंडेशन से अपनी तैयारी करना चाह रहा है कि सर बहुत बेसिक से अपन चलेंगे धीरे धीरे, तो इसकी लाइव बैच की जो फीस है आपकी वो कितनी है, 4500। और वहीं रिकॉर्डेड बैच की जो फीस है आपकी वो कितनी है, 3500 रुपये जो है आपकी रिकॉर्डेड बैच की फीस रखी गई है। तारीख अच्छे से ध्यान रखना। चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।